बेटा हम लोग नॉन एलिलिक इंटरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। नॉन एलिलिक इंटरेक्शन में कल हमने क्या पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स पढ़ा था। कल हमने क्या पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। वो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का एग्जाम्पल क्या पढ़ा था, लेथाइरस ऑडोरेटस यानी स्वीट पी का पढ़ा था। स्वीट पी में फ्लावर के कलर को, पर्पल कलर और वाइट कलर। आपको बेटा यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन या हम जितने भी ये नॉन एलिलिक इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, ये आपसे बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे, ये आपसे नीट में पूछे जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? तो आपको यहाँ पर ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है। क्या चीज़ याद रखनी है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या है। दूसरी चीज़, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का एग्जाम्पल क्या है और उसका रेशियो। मेनली एग्जाम्पल और रेशियो याद रखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन का एग्जाम्पल और रेशियो क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन का मतलब होता है कि दो जीन जब एक साथ आएंगे तब जाकर कोई नया, तब जाकर एक करेक्टर को दिखाएंगे। अलग अलग होंगे तो वो करेक्टर को नहीं दिखा पाएंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, ठीक है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एक दूसरे के साथ। मतलब एक अकेला कुछ नहीं कर पाएगा जब तक दूसरा नहीं आएगा, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। तो हम लोग नॉन एलिलिक इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं। नॉन एलिलिक इंटरेक्शन का मतलब एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट दो जीन्स अलग अलग लोकाई पर प्रेजेंट हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन। या हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन्स के बीच में इंटरेक्शन। कल हमने कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स को पढ़ा। आज हम दूसरा पढ़ेंगे बेटा, डुप्लीकेटिंग जीन्स। कौन सा पढ़ेंगे, डुप्लीकेटिंग जीन्स। नाम से समझ में आ रहा है डुप्लीकेटिंग जीन्स का मतलब क्या है। नाम से समझ में आ रहा है डुप्लीकेटिंग जीन्स का मतलब क्या है। डुप्लीकेटिंग जीन्स का मतलब दो जीन्स हैं जो एक दूसरे के डुप्लीकेट हैं। डुप्लीकेट यानी एक जैसे दिखाई देते हैं। जीन्स तो दो अलग अलग हैं, जीन्स तो दो अलग अलग हैं। जैसे कि यहाँ पर हमको जो एग्जाम्पल पढ़ना है वो हमें यहाँ पर डुप्लीकेटिंग जीन का एग्जाम्पल जो पढ़ना है वो हम डुप्लीकेटिंग जीन का एग्जाम्पल पढ़ेंगे कैप्सिला वर्सा। कैप्सिला वर्सा जिसको शेफर्ड पर्स भी कहते हैं। कैप्सिला वर्सा जिसको शेफर्ड पर्स भी कहते हैं। इसमें फ्रूट की यानी फल की, फ्रूट की शेप डुप्लीकेटिंग जीन का एग्जाम्पल है। कैप्सिला वर्सा में फ्रूट की शेप, कौन कौन सी फ्रूट की शेप होती है कैप्सिला वर्सा में। कैप्सिला वर्सा जो प्लांट है उसका जो फल होता है, उसका जो फ्रूट होता है, उसकी शेप कैसी होती है। एक तो इसका फ्रूट ट्रायंगुलर शेप का होता है यानी कि ऐसा, और कैसी शेप होती है इसमें फ्रूट की, इलोंगेटेड। कैसी, इलोंगेटेड यानी कि इस तरीके। ठीक है, ट्रायंगुलर वाला और इलोंगेटेड वाला दो अलग अलग शेप हैं फ्रूट की शेप। हमने बात की है नॉन एलिलिक। हमने कहा ये एक क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम पर इस वाले लोकाई पर यहाँ पर कैपिटल टी है जो कि ट्रायंगुलर का जीन है, और यहाँ पर कैपिटल डी है जो कि इलोंगेटेड का जीन है। कैपिटल डी इलोंगेटेड का जीन है। ठीक है, ये ट्रायंगुलर को शो करता है और ये भी ट्रायंगुलर को शो करता है। हो गए ना डुप्लीकेटिंग जीन। ये कैपिटल टी वाला जीन है, ये कैपिटल डी वाला जीन है। ठीक है, ये दोनों
अपनी अपनी डोमिनेंट फॉर्म में, अपनी अपनी डोमिनेंट फॉर्मूला कैपिटल टी और कैपिटल डी। जब ये कैपिटल टी वाला जीन यहाँ है, कैपिटल डी वाला जीन यहाँ है, काम दोनों एक ही कर रहे हैं क्या? ये भी ट्रायंगुलर शेप के जीन फ्रूट को दिखा रहा है और ये भी ट्रायंगुलर, दोनों का फिनोटाइप एक ही है। जब ये दोनों अलग अलग अपने फिनोटाइप को दिखाएंगे तो ट्रायंगुलर ही दिखाएंगे। चाहे टी है तो वो भी ट्रायंगुलर को दिखाएगा, और चाहे डी है वो भी, सॉरी ये इलॉन्गेटेड के लिए हमारे पास ये अलग चीज़ है, ये इलॉन्गेटेड का डी नहीं लेंगे, ट्रायंगुलर का ही डी है। इलॉन्गेटेड के लिए भी नहीं है, ट्रायंगुलर के लिए डी है, ध्यान रखिएगा। कैपिटल डी भी ट्रायंगुलर को दिखा रहा है, कैपिटल डी भी ट्रायंगुलर को ही दिखा रहा है। इनका जो रिसेसिव जीन होगा, इनका जो रिसेसिव जीन होगा, जैसे कैपिटल टी का रिसेसिव जीन जो होगा वो स्मॉल टी होगा, और कैपिटल डी का जो रिसेसिव जीन होगा वो स्मॉल डी होगा। ठीक है, बात करेंगे अभी इसके बारे में। दिख रहा है आपको? नॉन एलीलिक दो जीन अलग अलग लोकस पर प्रेजेंट हैं, पर दोनों एक ही करैक्टर को दिखा रहे हैं। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो भी यही करैक्टर दिखाएंगे। यही तो डुप्लीकेटिंग है ना, डुप्लीकेट हो रहे हैं सब, एक जैसे ही है। ये हमने बात की एक क्रोमोसोम पर, या हम इसको इस तरीके से बता, ये एक क्रोमोसोम पर उपस्थित अलग अलग लोकस पर है, या हमने ये दो क्रोमोसोम बना लिए, एक क्रोमोसोम ये बना लिया, एक क्रोमोसोम बना लिया। यहाँ पर कैपिटल टी है और यहाँ पर कैपिटल टी है, काम एक ही है। ये ट्रायंगुलर को दिखा रहा है, ये टी को दिखा रहा है, ये ट्रायंगुलर को दिखा रहा है, ये ट्रायंगुलर को दिखा रहा है। ठीक है, बस समझ आ गई। ट्रायंगुलर और इलॉन्गेटेड ये शेप है कैप्सुला बर्सा की फ्रूट की, ये डुप्लीकेटिंग जीन का एग्जाम्पल है। अब इसको हमें क्या करना है, क्रॉस करवा के देखना है क्या रेशियो आएगा। कि जितने भी आप नॉन एलिलिक इंटरेक्शन पढ़ते हैं या आपने एलिलिक इंटरेक्शन पढ़े, ये सब मेंडल के एक्सेप्शन है, ये सब मेंडल के डाइहाइब्रिड रेशियो को मॉडिफाई रूप में दिखा रहे हैं। यानी कि ये सारे एग्जाम्पल वो हैं जिसमें मेंडल के डाइहाइब्रिड का रेशियो जो कि 9331 था वो रूपांतरित होकर ही आएगा। जैसे कि कल आपने कॉम्प्लीमेंट्री जीन में 9:7 पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का जो रेशियो था वो 9:7 था, तो मेंडल का डायहाइब्रिड रेशियो 9331 वाला हो गया रूपांतरित। हाँ, डायहाइब्रिड क्रॉस ही जो आपने कल पढ़ा, लेकिन मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस में तो रेशियो 9331 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर जो क्या आया था कॉम्प्लीमेंट्री जीन में 9:7 आया था। इसका मतलब मेंडल का डायहाइब्रिड रेशियो क्या हो गया, रूपांतरित हो गया। सेम ऐसे ही डुप्लीकेटिंग जीन में अभी हम लोग क्रॉस बनाने जा रहे हैं। डुप्लीकेटिंग जीन में भी मेंडल का डायहाइब्रिड रेशियो रूपांतरित हो गया है। अब कैसे रूपांतरित हुआ है, क्या रेशियो आया है, ये अभी हम बनाकर देखेंगे। अभी आपको क्या याद करना है, डुप्लीकेटिंग जीन के एग्जाम्पल कैप्सुला बर्सा है, जिसमें फ्रूट की शेप, फल की शेप दो तरीके की दिखाई देती है, इलोंगेटेड और ट्रायंगुलर। दो जीन है, एक कैपिटल टी और एक कैपिटल डी। दोनों ही जीन, कैपिटल टी और कैपिटल डी, दोनों ही जीन अपने डोमिनेंट फॉर्म, डोमिनेंट नहीं कैपिटल, अपने डोमिनेंट फॉर्म में ट्रायंगुलर शेप को ही दिखाएंगे, और जब दोनों एक साथ आएंगे तो भी ट्रायंगुलर को ही दिखाएंगे। तो फिर इलोंगेटेड कब होगा, इलोंगेटेड तब होगा जब इसका रिसेसिव यानी स्मॉल टी और इसका रिसेसिव यानी स्मॉल डी आएंगे, तब इलोंगेटेड बन जाएगा। यानी ये है रिसेसिव और ये है डोमिनेंट। ट्रायंगुलर क्या है, डोमिनेंट। ट्रायंगुलर शेप क्या है बेटा, ये ट्रायंगुलर शेप डोमिनेंट है। यानी कैपिटल टी अकेला होगा तो भी ट्रायंगुलर दिखाएगा, कैपिटल डी अकेला होगा तो भी ट्रायंगुलर दिखाएगा, जब दोनों साथ में होंगे तो भी ट्रायंगुलर दिखाएंगे, बट जब रिसेसिव होंगे इन दोनों के एक साथ तो वो इलोंगेटेड दिखाएगा। जैसे कि कैपिटल टी के साथ में इसका रिसेसिव लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल डी स्मॉल डी, अगर ऐसा है तो कैपिटल टी अकेला है तो भी ये ट्रायंगुलर को ही दिखाएगा।
क्योंकि हम मालूम है ये दोनों फील्ड अलग अलग रहेंगे। कैपिटल टी अकेला होगा तो भी ट्रायंगुलर दिखाएगा, कैपिटल डी अकेला होगा तो भी ट्रायंगुलर ही दिखाएगा। अब अगर हम ये ले लेते हैं स्मॉल टी कैपिटल डी, तो बेटा जहाँ कैपिटल टी अकेला है तो भी ट्रायंगुलर दिखाएगा, जहाँ कैपिटल डी अकेला है, कैपिटल टी नहीं है इसके साथ, तो भी ये ट्रायंगुलर शेप का ही दिखाएगा। ठीक है बेटा। अगर हमने ऐसा लिया है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल डी स्मॉल टी, दोनों में एक साथ आ रहे हैं, कैपिटल टी भी आ गया है, कैपिटल डी भी आ गया, ये भी ट्रायंगुलर दिखाएगा। यानी कैपिटल टी अकेला होगा तो ट्रायंगुलर दिखाएगा, कैपिटल डी अकेला होगा तो भी ट्रायंगुलर, कैपिटल टी अकेला तो ट्रायंगुलर, कैपिटल डी अकेला तो ट्रायंगुलर, लेकिन कैपिटल टी और कैपिटल डी एक साथ है तो भी ट्रायंगुलर। तो फिर स्मॉल डी ये दिखाएगा इलोंगेटेड। ठीक है, तीन बात समझ आ रही है। तो हमने इस तरीके से इस क्रॉस को देखना है। अब क्रॉस कैसे बनाया गया, कैपिटल टी स्मॉल डी का क्रॉस कराया गया, स्मॉल डी कैपिटल डी के साथ। ठीक, गैमीट बनेंगे, इसका कैपिटल टी स्मॉल डी, इसका स्मॉल टी कैपिटल टी। ठीक है, गैमीट बन गए, सेम डायहेड्रल क्रॉस की तरह से गए तो वाई वाई आर वाला किया था। अब इसको इससे क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी के पास स्मॉल टी आएगा, कैपिटल डी के पास स्मॉल डी आएगा। आगे क्या F1 जनरेशन। अब F2 जनरेशन निकालने के लिए इसका क्रॉस इसी से, यानी कि इसकी कराई जाएगी सेल्फिंग। क्या कराई जाएगी, इसकी सेल्फिंग कराई जाएगी, यानी इसका क्रॉस इसी से कराया जाएगा, सेल्फिंग होगी इसकी। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए इनके गैमीट बनाने पड़ेंगे। गैमीट बनाने का तरीका आपको मालूम है, फॉकलाइन मेथड से बनाएंगे। फॉकलाइन मेथड जो बताया आपको, फॉकलाइन मेथड से बताएंगे। तो बेटा यहाँ पर हम इनके गैमीट, अब मैं इसको आपको पूरा चेकर बोर्ड जो हम लोग डायहेड्रल क्रॉस में बनाते थे 16 खाने वाला, वो यहाँ पर नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ज़रूरत है ये देखने की कि डुप्लीकेटिंग जीन का रेशियो क्या आता है। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि जब आपके पास F1 जनरेशन आ जाएगी तो आप इसके गैमीट लिख लीजिए। बस आप गैमीट बनाएंगे ना, गैमीट बनाकर देखेंगे बेटा। गैमीट क्या बनाएंगे सर, कैपिटल टी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल टी। ये 4 तरीके के गैमीट इसके हमने बना लिए। ठीक है, बना लिए ना बेटा इसके गैमीट हमने। अब यहाँ पर आप इसको देखकर लिख लीजिए कि कौन सा ट्रायंगुलर दिखा है, कौन सा क्या दिखा है। तो देखिए ये टी और डी एक साथ है, कैपिटल टी कैपिटल डी एक साथ है, तो ये तो दिखेगा कैसा बेटा, ट्रायंगुलर। ये कैसा दिखेगा, ये भी ट्रायंगुलर। ये कैसा दिखेगा, ये भी ट्रायंगुलर। ये तो इलोंगेटेड दिखेगा। अब ट्रिक ये है कि आपने जब गैमीट लिख लिए और गैमीट्स को देख के आप ये समझ गए कि भाई कैपिटल टी एक साथ ट्रायंगुलर ही होगा, ऐसे ही जीनोटाइप बनते हैं। अब आप मेंडल का रेशियो लिख लीजिए, 9 3 3 1। आपने मेंडल का ये डायहेड्रल रेशियो लिख लिया। अब इस मेंडल के डायहेड्रल रेशियो से आप ये देखिए, यहाँ पर लिख रही हूँ मेंडल के डायहेड्रल रेशियो से देखिए, ट्रायंगुलर 9, ये भी ट्रायंगुलर 3 और ये भी ट्रायंगुलर 9 और 3 12, 12 और 3 15। तो ट्रायंगुलर कितने हो गए, 9 3 12 15। तो ट्रायंगुलर हो गए 15 और इलोंगेटेड हो गए 1। इसका मतलब ये है कि डुप्लीकेटिंग जीन का जो एग्जाम्पल है, सॉरी डुप्लीकेटिंग जीन का जो रेशियो आएगा वो 15:1 आएगा, 15:1, 15:8 ये आएगा डुप्लीकेटिंग जीन का रेशियो। आपको ये याद रखना है। एग्जाम्पल
क्या है वो याद रखना है, और रेशियो क्या है ये याद रखना है, ठीक है। 15:1 ये एक ट्रिक है डायहाइब्रिड क्लॉज को डायरेक्ट रेशियो देखने की, क्योंकि देखिए मेंडल का डायहाइब्रिड रेशियो था 93:1, ये मेंडल का डायहाइब्रिड रेशियो रूपांतरित होकर क्या बन गया 15:1। ये तो रूपांतरण हुआ है, हम लोग मेंडल के डायहाइब्रिड रेशियो के रूपांतरण को ही पढ़ रहे हैं नॉन एलिलिक के माध्यम से। नॉन एलिलिक इंटरेक्शन के थ्रू हम लोग मेंडल के डायहाइब्रिड रेशियो के रूपांतरण को ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डुप्लीकेटिंग जीन का रेशियो है 15:1, क्या है 15:1। तो ये हुआ डुप्लीकेटिंग जीन। अब हम लोग जो पढ़ेंगे बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा एपिस्टेसिस। अब हमें क्या पढ़ना है डुप्लीकेटिंग जीन के बाद, आपको ये रेशियो याद रखना है। अब हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, एपिस्टेसिस। एपी मतलब ऊपर, स्टेटस मतलब बैठा हुआ, किसी के ऊपर बैठा हुआ, एक जीन दूसरे के ऊपर बैठा हुआ है। तो जो जीन बैठा हुआ है, जो जीन ऊपर है, जो जीन बैठा हुआ है, वो तो हो गया एपिस्टेटिक जीन। तो एपिस्टेसिस का मतलब है सिटिंग ओवर, यानी एक जीन दूसरे जीन के ऊपर बैठा हुआ है वही क्या, एक क्रोमोसोम पर दो अलग अलग लोकस पर जीन्स, या अलग अलग क्रोमोसोम पर अलग अलग लोकस पर जीन्स। नॉन एलिलिक इंटरेक्शन का ये एक पार्ट है एपिस्टेसिस, ठीक है। एपिस्टेसिस का मतलब होता है कि दो जीन्स हैं वो अलग अलग प्रेजेंट हैं, अलग अलग लोकस पर हैं, फिर भी इसमें जो दो जीन्स हैं, ऐसे लिखते हैं, दो जीन्स जो अलग अलग लोकस पर हैं, वो उनमें से एक डोमिनेंट है, उनमें से एक डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है। दो जीन्स हैं जिनमें से एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, ठीक है। दो जीन्स हैं जिनमें से एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। तो जो जीन डोमिनेंट है वो रिसेसिव को छिपा देगा, यानी तो ये वाला कहलाएगा एपिस्टेटिक जीन और ये कहलाएगा हाइपोस्टेटिक जीन। एपी मतलब ऊपर, जो जीन ऊपर बैठा हुआ है वही दिखाई देगा। जो जीन हाइपो मतलब नीचे, जो जीन नीचे दब गया है वो दिखाई नहीं देगा, चाहे वो अपने डोमिनेंट फॉर्म में हो या रिसेसिव फॉर्म में। आप इसको कैसे समझ सकते हैं, घर में अगर भाई बहन होते हैं तो जो बड़ा भाई होता है या बड़ी बहन होती है और छोटे भाई बहनों को हमेशा दबा के रखते हैं, ठीक है ना। बड़े भाई बहन जो होते हैं वो छोटे भाई बहनों को हमेशा दबा कर रखते हैं। तो बड़ा भाई या बड़ी बहन जो हो गई वो हो गई एपिस्टेटिक जीन, और जो छोटा भाई या छोटी बहन जो कि बड़े भाई के सामने या बड़ी बहन के सामने नहीं बोल पाता कुछ भी, वो हो गया हाइपोस्टेटिक जीन। यानी जहाँ पर ये प्रेजेंट होगा उसके सामने ये कभी भी दिखाई नहीं देगा, हमेशा ये छिपा हुआ रहेगा। आपको पहली चीज ये याद रखनी है। अब ये जो एपिस्टेटिक जीन होता है, ये एपिस्टेटिक जीन एपिस्टेसिस जो होती है ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस भी हो सकती है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस भी हो सकती है, और
रिसेसिव एपिस्टेसिस भी हो सकती है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस भी हो सकती है और रिसेसिव एपिस्टेसिस भी हो सकती है। जैसे कि हम लोग अगर बात करें कि ये कैपिटल W है, ठीक है, ये स्मॉल w है, ये कैपिटल Y है और ये स्मॉल y है। इसमें क्या होता है कि ये वाला जो जीन है, सॉरी कैपिटल W, ये है एपिस्टेटिक जीन। क्या है? एपिस्टेटिक जीन। ये वाला जीन इसको छिपा देगा, तो ये वाला जीन छिपा रहा है, ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये इसको दबा रहा है, तो ये हुआ हाइपोस्टेटिक जीन। यानी कि कैपिटल W जो है वो वाइट कलर के फ्लावर को शो कर रहा है और कैपिटल Y जो है वो येलो कलर के फ्लावर को शो कर रहा है। कैपिटल W वाइट कलर को शो कर रहा है, कैपिटल Y येलो को शो कर रहा है, लेकिन जब ये दोनों एक साथ होंगे तो इसने तो इसको दबा दिया, तो ये जब ऐसे होंगे तो ये केवल कैसे दिखेगा? वाइट। क्यों? क्योंकि ये जो है ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस है। क्या है ये? डोमिनेंट एपिस्टेसिस है। ठीक है, ठीक है बेटा, ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप कैसे पढ़ सकते हैं? इसका एग्जाम्पल हम डोमिनेंट एपिस्टेसिस का सबसे पहले तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस को पढ़ेंगे, ठीक है, फिर रिसेसिव को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो आप एपिस्टेसिस समझ लीजिए। एपिस्टेसिस या एपिस्टेसिस की सिटिंग ऊपर दो जीन जो हैं, जो नॉन एलिलिक हम पढ़ रहे हैं कि दो जीन हैं, वो दोनों जीन में से एक तो एपिस्टेटिक होता है और दूसरा हाइपोस्टेटिक होता है। यानी एक अगर सामने है तो दूसरा बेचारा छुपा ही रहेगा, उसका कुछ दिखाई नहीं देगा, इफेक्ट उसका कुछ नहीं दिखाई देगा, तो ये एपिस्टेसिस कहलाता है। तो हम लोग पहले पढ़ रहे हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस, इसका एग्जाम्पल हमको पढ़ना है कुकुरबिटा पीपो। कद्दू कहते हैं कुकुरबिटा पीपो। ठीक है, कुकुरबिटा पीपो, जिसको समर स्क्वैश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समर स्क्वैश। समर स्क्वैश। कुकुरबिटा पीपो में फ्लावर के कलर, कुकुरबिटा पीपो में फ्लावर के कलर कैपिटल W वाइट कलर के लिए है, कैपिटल Y येलो कलर के लिए। ठीक है, येलो कलर कैपिटल W वाइट के लिए, ये है एपिस्टेटिक जीन, और ये हुआ जब ये एपिस्टेटिक है तो ये हाइपोस्टेटिक हो गया, ये हुआ हाइपोस्टेटिक। ठीक है, अब हम वाइट फ्लावर और येलो फ्लावर के बीच क्रॉस कराते हैं। यहाँ पे करा लेते हैं वाइट फ्लावर यानी वाइट। ठीक है, वाइट फ्लावर का यानी वाइट फ्लावर का क्रॉस येलो फ्लावर के साथ, येलो के साथ गैमेट बनाएंगे। इसके बनेंगे कैपिटल Y, कैपिटल W और ये और ये। ठीक है, और इसके बनेंगे ये और ये।
हमने इसको कैपिटल लिया है, ये दोनों कैपिटल लेंगे तो यहाँ पर भी कैपिटल ही लेंगे, ये दोनों कैपिटल लिए तो यहाँ भी हम कैपिटल ही लेंगे, तो इसके भी हम एक ही प्रकार के वैल्यू बनाएंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट क्रॉस वैल्यू बनाएंगे, कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y। ये कैसा दिखाई देगा F1 इंप्रेशन, कैसे दिखाई देगी बेटा बताओ, बताइए। कैपिटल W है तो क्या ये येलो को शो होने देगा? जब तक कैपिटल W है, ये डोमिनेंट है, ये एपिस्टेटिक है, ये हाइपोस्टेटिक है, तो एपिस्टेटिक वाला दिखाई देगा। तो ये कैसा दिखाई देगा? वाइट कलर का दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? ये वाइट दिखाई देगा। फिर इसकी सेल्फिंग जब कराई जाएगी, सेल्फिंग में आप कैबिनेट बना लीजिए, तरीका वही है जैसे अभी अभी मैंने आपको डुप्लीकेटिंग नहीं बताया। इसके कैबिनेट बनाइए, कैबिनेट बनाइए यहाँ पर कैपिटल W कैपिटल Y, कैपिटल W स्मॉल y कैपिटल W कैपिटल Y, और स्मॉल w और स्मॉल y। ये डबल बन रहा है। रेशियो लिख दीजिए मैटर का 9 3 3 1। ठीक है, 9 3 3 1। अब हम इसको इधर लिख लेते हैं। देखिए ये कैसा दिखाई दे रहा है? वाइट। ये कैसे दिखेगा? वाइट। ये कैसे दिखेगा? वाइट। ये वाइट नहीं दिखेगा क्योंकि कैपिटल W नहीं है। ये कैसा दिखेगा? येलो। इसके पास तो ना कैपिटल W है ना कैपिटल Y है, तो ये ना तो वाइट दिखाई देगा ना येलो दिखेगा। कैसा दिखेगा? इसके पास ना तो कैपिटल Y है ना कैपिटल W है, तो ये ना तो वाइट दिखेगा ना येलो दिखेगा। कैसा दिखेगा? ग्रीन। कैसा दिखेगा? ग्रीन। तो आप देखिए कि वाइट कितने आए? वाइट कितने आए? 1 9 और 3 12 12 आ गए वाइट 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 वाइट। येलो येलो कितने आए? सिर्फ ये 3, तो येलो आ गए 3। ग्रीन कितने आए? 1, ग्रीन आया 1, क्योंकि यहाँ पर जो 1 आया है इसके पास कोई डोमिनेंट था ही नहीं, ना वाइट था ना कैपिटल W था। ये है हमारा 12 3 1 का रेशियो, जो कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस का रेशियो कहलाता है। डोमिनेंट एपिस्टेसिस यानी कोई जीन, 2 जीन में से एक जीन एपिस्टेटिक होता है, जो अपने डोमिनेंट फॉर्म में ही दूसरे को छिपा देता है, तो ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? डोमिनेंट एपिस्टेसिस। आपको याद रखना है एग्जाम्पल, और इसका रेशियो 12 3 1 का रेशियो है डोमिनेंट एपिस्टेसिस का। ठीक है, इसके बाद आपको मैं रिसेसिव एपिस्टेसिस का भी एग्जाम्पल बताऊंगी, क्रॉस करवाऊंगी, रेशियो बनवाऊंगी। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन समझाने जा रही हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया बेटा? अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा, फिर मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, हटाएं इसे। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था ब्लड ग्रुप का, मैं उसी टाइप का एक क्वेश्चन करवा रही हूँ। अगर हमने कहा मदर का ब्लड ग्रुप है A, फादर का ब्लड ग्रुप है B। ठीक है, मदर का ब्लड ग्रुप A है, फादर का ब्लड ग्रुप B है, तो इनके जीनोटाइप लिखिए पहले। तो कि मदर का ब्लड ग्रुप A है, फादर का ब्लड ग्रुप B है, तो बताइए इनकी जो संतानें होंगी उनके पास कैसा ब्लड ग्रुप होगा। तो कैसा ब्लड ग्रुप होगा यानी कि हम पूछ रहे हैं फिनोटाइप, और क्या जीनोटाइप होंगे यानी कि जीन्स कैसी। यानी कि ये मदर का ब्लड ग्रुप A है, तो बताइए इसका जीनोटाइप क्या होगा। भाई इसका जीनोटाइप IA हो सकता है, या इसका जीनोटाइप IA स्मॉल I भी तो हो सकता है। ये भी A है, ये भी A है, तो 2 जीनोटाइप हो गए इसके। ठीक है, सेम ऐसे ही फादर का जो ब्लड ग्रुप है B है, तो इसका
या आई बी स्मॉल आई हो सकता है। ये वाली पॉसिबिलिटी के बीच में क्रॉस कराएंगे, यानी इन दोनों के बीच क्रॉस करा के देखेंगे और इन दोनों के बीच क्रॉस करा के देखेंगे। तो हमारे पास अगर हम ये कह रहे हैं कि मदर का ब्लड ग्रुप ए है, तो आपको क्या मालूम है कि मदर का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जीनोटाइप आई ए होगा या आई ए स्मॉल आई होगा, आपको तो नहीं मालूम ना। ठीक है, कैसे पता लगेगा? बच्चों से पता लगेगा, बच्चे के ब्लड ग्रुप क्या आ रहे हैं इससे पता लगेगा। अगर मैंने एक क्वेश्चन, इसको समझे बेटा, अगर मैंने ये क्वेश्चन दिया कि मदर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का मदर का ब्लड ग्रुप ए है और संतान का ब्लड ग्रुप ओ है, तो फादर के ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप बताइए। अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया कि मदर का ब्लड ग्रुप क्या ए है, संतान का ब्लड ग्रुप बता दिया, वो है फादर का नहीं बताया, तो आप क्या करेंगे? आपने कहा मदर का ब्लड ग्रुप तो भाई ए है, तो मदर का ब्लड ग्रुप ए है, तो मदर का ब्लड ग्रुप ये भी हो सकता है। तो आपने क्या किया, फादर का नहीं पता लेकिन बच्चे का ओ है, यानी कि बच्चे का जो जीनोटाइप इससे बना है, जो बच्चे का जीनोटाइप ये ओ वाला जो बना है वो, यानी बच्चे का तो ये है। जब बच्चे का ये है तो इसका मतलब मदर या फादर के पास ये होना चाहिए। तो हम एक पॉसिबिलिटी लेते हैं कि फादर का ब्लड ग्रुप हो सकता है कि ए ही हो। तो आप क्या करेंगे? बच्चे का तो मालूम है, बच्चे का तो ये है, तो आप क्या करेंगे? ये वाले क्रॉस को हम यहाँ पर बता देते हैं ना। हमने कहा हो सकता है कि फादर का, हमने फादर का नहीं हो सकता है फादर का बी हो सकता है कि फादर का बी हो। बी में हमने हेटेरोजाइगस कर दिया, ये पॉसिबिलिटी। तो आप इसको क्रॉस ऐसे कराएंगे, इसका इससे आई ए आई बी, फिर इसका इससे आई ए स्मॉल आई, इसको इससे करेंगे आई ए आई बी, इसको इससे करेंगे तो आई ए स्मॉल आई। अब आप ये देखिए, ये जो संतानें आई हैं इसका ये ब्लड ग्रुप ए भी है, ये ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप ए भी है, और ये इन संतानों में से किसी भी संतान का ब्लड ग्रुप ओ नहीं आया। इसका मतलब ये है कि फादर का ब्लड ग्रुप ये हो सकता है, लेकिन मदर का ब्लड ग्रुप ये नहीं हो सकता। क्योंकि मदर का ब्लड ग्रुप, अगर ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप अगर आई ए है तो संतान तो कोई भी ओ ब्लड ग्रुप वाली नहीं आएगी। तो ओ ब्लड ग्रुप वाली संतान कब आएगी? क्वेश्चन हटा रही हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ सॉल्व करूँगी बेटा। तो ओ ब्लड ग्रुप वाली संतान कब आएगी? मदर का तो मालूम है कि ए है, लेकिन मदर का ब्लड ग्रुप ए जरूर है, लेकिन जीनोटाइप आई ए नहीं है। जीनोटाइप क्या है? इसका मतलब ये जीनोटाइप मदर का ये है, फादर का तो ये हो सकता है। अब आप देखिए, क्रॉस करवाइए, आई ए आई बी, आई ए आई बी आई, इसको से आई ओ बी ए बी आ गया वो संतान, वो आ गया संतान का, यानी कि जीनोटाइप मदर का ये है और फादर का ये है। आप जीनोटाइप का पता लगाइए कि मदर का जीनोटाइप ये है और फादर का जीनोटाइप ये है। कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप आपसे पूछे गए थे। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब है कि आपको ये लिखना था कि कैपिटल ए स्मॉल आई कैपिटल ए ये कितने हैं। तो आंसर जो था सही दिया, आपने स्टेटमेंट दिया, मैंने रिप्लाई किया है, मुझे याद नहीं किसका मैंने क्या बताया है, ठीक है, किसने सही किया था, ठीक है। तो ये इस तरीके का है, इस
इस तरीके से आप इसको करेंगे। ब्लड ग्रुप की क्वेश्चन को हमेशा आप इस तरीके से करेंगे। ये जीनोटाइप होते हैं और ये फिनोटाइप होते हैं। ठीक, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन बताती हूँ मैडम आपको भी कौन सा करना है। रिसेसिव ट्रेट कब दिखाई देता है? ऑप्शन है नॉन फंक्शनल एंजाइम के बनने पर भी, कोई एंजाइम न बनने पर, कोई एंजाइम ना बनने पर, सी ए और बी दोनों आंसर हैं इसके, और डी ऑप्शन है फॉर्मेशन फंक्शनल एंजाइम बनने पर। एक क्वेश्चन क्वेश्चन 2 है, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म 4 लोकाई पर हेटेरोजाइगस है। कितने कितने प्रकार के गैमीट्स बनाएगा? कितने प्रकार के गैमीट, इस चीज को बहुत ध्यान दें, कितने प्रकार के गैमीट बनाएगा, ध्यान रखना। 4 लोकाई, लोकाई मतलब लोकस, 4 लोकस पर, 4 लोकस पर यानी 4 जगह पर हेटेरोजाइगस एलीज हैं। अब आप इसका आंसर